सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग सेक्शन नंबर 79, 81, 85 और सेक्शन नंबर 87 के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो भी तीन चार पर्टिकुलर सेक्शन हम लोग इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 79 से। सेक्शन नंबर 79 का जो नेम होता है वो नेम है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, जिसको हम लोग अक्सर क्लास में बोला करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 77 इन सर्टेन केसेस। भले ही यहां पर मैटर है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का, लेकिन जब भी चार्ज मॉडिफाई होगा उसको रिपोर्ट रजिस्टर करने का जो भी तरीका होगा वो सेम जो सेक्शन नंबर 77 में मेंशन था उसी के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहली चीज कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस किन किन केसेस में हो सकता है। तो दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस दो केसेस में हो सकता है। जहां पर कोई कंपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी को परचेस या अक्वायर कर रही है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो उस केस में कंपनी के ऊपर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी कोई ऑलरेडी कंपनी का चार्ज क्रिएटेड है और उस चार्ज में किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है इन टर्म्स एंड कंडीशन और एक्सटेंड और ऑपरेशन ऑफ एनी चार्ज रजिस्टर्ड अंडर दैट सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 77 के अंतर्गत कोई चार्ज रजिस्टर्ड था और उस चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी बदलाव हो रहा है, कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो वहां पर आपका सेक्शन नंबर 79 एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन नंबर 79 एप्लीकेबल होने का मतलब ये हुआ कि इट विल बी द कॉज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। अब सवाल ये उठता है कि जब भी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस होगा आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी CHG 1 में, और जब भी आप CHG 1 में एप्लीकेशन दोगे तो CHG 3 में ROC यदि आपकी एप्लीकेशन सेटिस्फाइड है तो वो CHG 3 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस जो है वो क्या कर देगा, मालिक यहाँ पर इशू कर देगा। पर यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये दो ही स्पेसिफिक रीजन है। या तो कोई कंपनी ऐसी प्रॉपर्टी अक्वायर कर रही है जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो एग्जिस्टिंग क्रिएटेड चार्ज था अंडर सेक्शन नंबर 77, यदि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी चेंजेस होता है तो फिर यहां पर सेक्शन नंबर 79 में हम लोग इसको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस करेंगे। चलो, पहला पॉइंट तो क्लियर है। जहां पर कंपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेस कर रही है जिस पर चार्ज क्रिएटेड है तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और 77 के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा। सर, आप बार बार जब बोलते हो सेक्शन नंबर 77 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? 30 डेज के अंदर अंदर आप नॉर्मल फीस के साथ में एप्लीकेशन देकर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस को रजिस्टर्ड कर सकते हो। यदि 30 डेज में नहीं कर पा रहे हो तो अगले 30 डेज में एडिशनल के साथ कर सकते हो, और यदि 60 में भी नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज में आपको एड वेलोरम ड्यूटी यहां पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन। क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है? सर, कुछ एग्रीमेंट में बदलाव हो गए, जो भी बैंक मतलब जो भी चार्ज होल्डर और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट था उसमें कुछ चेंजेस हो गए। सर, लॉ का जो मतलब लोन का जो टेन्योर था वो लोन का टेन्योर कुछ इनहेंस हुआ है या डिक्रीज हुआ है, या लोन का जो अमाउंट है वो अमाउंट इनहेंस या डिक्रीज हुआ है। जहां पे आप किसी पर्टिकुलर एसेट्स को रिलीज करके उसकी जगह पर कोई दूसरी एसेट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो ये भी सारे के सारे रीजन जो है वो किसके बन सकते हैं? आपके मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस के। इसमें इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड बातें भी हो सकती है, ठीक है, किसी तरीके के लोन के रीपेमेंट से रिलेटेड भी बातें हो सकती है। तो ये सारे रीजन बनेंगे हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस के। ये हुआ हमारा पूरी तरीके से सेक्शन नंबर 79। अब उसके बाद आते हैं हम लोग दोस्तों सेक्शन नंबर 81 पे। तो सेक्शन नंबर 81 जो है वो हमसे बात करता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस से। और रजिस्टर ऑफ चार्जेस कौन मेंटेन करेगा? रजिस्ट्रार मेंटेन करेगा। कहां पर मेंटेन करता है वो? एमसीए की वेबसाइट पर मेंटेन करता है। सर, यदि कोई भी पर्सन रजिस्टर ऑफ चार्जेस को इंस्पेक्ट करना चाहेगा किसी भी कंपनी की, तो क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है? कर सकता है, लेकिन उसको एक सर्टेन स्पेसिफिक फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और ये ओपन रहता है इंस्पेक्शन के लिए सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहां पर जो भी एमसीए की आरओसी की फीस होगी वो एमसीए आरओसी की फीस का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा छोटा सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 81, जो कि बात करता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय द रजिस्ट्रार। उसके बाद सेक्शन नंबर 85 है। और सेक्शन नंबर 85 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर फॉर्म नंबर CHG 7 लगता है। और जो फॉर्म नंबर CHG 7 है वो हमको बोलता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय द कंपनी। मालिक यहां पर कंपनी को, यहां पर अगेन आई एम टेलिंग यू, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है।
यहाँ पर चार्जेस फिक्स भी हो सकते हैं, मतलब जो भी चार्ज आप क्रिएट करोगे वो फिक्स चार्ज भी हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। आपको रजिस्टर में अलग अलग एंट्री मेंशन करके रखनी पड़ेगी, कौन कौन से चार्जेस फिक्स है, कौन कौन से चार्जेस फ्लोटिंग चार्जेस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप यहां पर जो भी एंट्रीज करोगे वो एंट्रीज के लिए आपको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑथराइजेशन चाहिए या उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी का ऑथराइजेशन चाहिए, और उसके बाद में यहां पर आप रजिस्टर ऑफ चार्ज में क्या कर दोगे, एंट्री कर दोगे। फिर उसके बाद में बात आती है सर इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस। सबसे पहली चीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी कंपनी और बैंक यानी कि चार्ज होल्डर के बीच में जो भी लोन की टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसके बिहाफ पर प्रॉपर्टी को कोलेटरल रखकर चार्ज क्रिएट किया जाता है, तो वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनती है, वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को कहां पर मेंशन किया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट में, एक पेपर पे। जो पेपर में मेंशन किया जाता है उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज बोलते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि इसको इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, तो मालिक, मेंबर और क्रेडिटर के लिए ये विदाउट फीस इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। हावेवर कोई आउटसाइडर या अदर देन मेंबर और क्रेडिटर इसको इंस्पेक्ट करना चाहेगा तो जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी विच इज मेंशन अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, उनको उतनी फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहां पर बात बोली गई है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज और चार्ज के रजिस्टर्ड को प्रिजर्व कितने समय के लिए किया जाएगा। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस है उसको चार्ज सेटिस्फाइड होने के 8 ईयर्स तक आपको प्रिजर्व करके रखना है, और ये जो भी चार्ज का रजिस्टर्ड है इसको आपको परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है, लाइफ टाइम फॉर एवर जो है वो प्रिजर्व करके रखना रहेगा। इसी के साथ साथ हम लोग सेक्शन नंबर 87 को भी डिस्कस करते हैं, और सेक्शन नंबर 87 जो है वो बात करता है हमसे रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। मतलब कहीं पर कोई ड्यू डेट निकल गई है, जो भी प्रिस्क्राइब डेट थी वो डेट यदि निकल चुकी है, यदि हम लोग बात करें मॉडिफिकेशन के केस में आरओसी मना कर रहा है, तो मॉडिफिकेशन के केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को यूटिलाइज करके ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी वो मॉडिफिकेशन को रजिस्ट्रार के रजिस्टर में नोट डाउन करवा सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, यदि सेटिस्फेक्शन को रिपोर्ट करने में कोई एरर या ओमिशन हो गया है या भूल चूक से 30 डेज और उसके बाद फर्दर 270 डेज यानी कि 300 डेज में भी यदि वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस को कंपनी रिपोर्ट नहीं कर पाई, एंड इफ इट इज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये जो ओमिशन हुआ है ये डेलिबरेट ओमिशन नहीं था, ये एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया है, या ये गलती से मिस्टेक हो गई है, ये कोई ऐसी एक्सीडेंटल एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से कोई इनएडवर्टेंस नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कंपनी के किसी भी शेयर होल्डर या क्रेडिटर का या पब्लिक एट लार्ज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो यहां पर कंपनी CHG 8 फॉर्म फाइल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि लगता है कि ये सारी चीजें करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर डिलेड होने के बावजूद भी, टाइम पीरियड निकल जाने के बावजूद भी आरओसी को इंस्ट्रक्ट करेगी, और जो भी वो अपने रजिस्टर मेंटेन कर रही है चार्जेस से रिलेटेड, उस रजिस्टर ऑफ चार्ज में ड्यू डेट चले जाने के बावजूद भी उसको रेक्टिफाई करने की वो ऑर्डर पास करेगी, एंड देन उनके ऑर्डर को फॉलो करके, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करके रजिस्ट्रार को अपने रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 87 था। अब ये इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोगों ने 79, 81, 85 और 87 का डिस्कशन किया है। आने वाले पॉडकास्ट में हम लोग जो भी इस चैप्टर के रिमेनिंग सेक्शन होंगे उस रिमेनिंग सेक्शन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।